तो मेरे पाकिस्तानियों तो नाज़रीन तो गाइस तो नाज़रीन आज मत करें यार, तरस आ रहा आपके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। तो आज की ये वीडियो जो है ये इंतहा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो सदी है 2020 से जो स्टार्ट हो गई है, जो अगला 10 साल होगा वहाँ दुनिया कहाँ जाती है और हम इस दुनिया को किस तरह देखेंगे अगले 10 सालों में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि खिलाफत उस्मानिया जो कि 600 साल तक हुकूमत करके वो जब टूट गई, तो फिर जो मुआहदा लौज़ान हुआ, जो स्विट्ज़रलैंड में जो शहर लौज़ान है उधर हुआ था, वहाँ पे तुर्की ने यह मुआहदा किया था कि वो 100 साल तक वो अपने हदूद के अंदर रहेगा, जो बेस थी तुर्की की। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि आप अजानें नहीं देंगे अरबी में। 100 साल तक पाबंदी लग गई थी कि आप अजानें नहीं दे सकते और सारा आप वेस्टर्न कल्चर अपनाएंगे। और 100 साल का इसलिए कल्चर अपनाते क्योंकि 100 साल में 3-4 औलादें निकल जाती हैं, तो वो अच्छी तरीके से रच बस जाए। तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क को भेजा गया और उसने इस तरह का पता खेला कि आज तक तुर्की का जो सिस्टम है वो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर की तरह है। वो तो अब अर्दवान रजब तैयब अर्दवान आए और उन्होंने तुर्की को, जो एक सेकुलर तुर्की था, जैसा आज इंडिया सेकुलर है वैसे तो है हिंदुओं का, लेकिन कहते हैं सेकुलर तो नहीं, तो तुर्की को एक सेकुलर बना दिया गया। ईसाई है वो बन सकता है। फिर ये भी था कि वो पेट्रोल भी नहीं खरीद सकता, उनकी जो एक इतनी बड़ी बंदरगाह वो भी ख़त्म। तो तुर्की को बिल्कुल ही एक डब्बा बना दिया था। लेकिन फिर भी तुर्की मूव किया, तुर्की ने अपनी जो मईशत थी उसको उठाया और आज उसकी मईशत का जो मेन चीज़ है वो तो सियाहत है। लेकिन 1923 में ये मुआहदा हुआ था और 100 साल के बाद यानी कि 2023 तक तुर्की कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद वो सोचेगा कि वो खिलाफत उस्मानिया बनाए। और देखें जब खिलाफत उस्मानिया टूटी तो 40 नए ममालिक वजूद में आए। 40, इससे बड़ी मेरे ख्याल से कोई एम्पायर नहीं थी। रकबे के लिहाज से ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर है। लेकिन जब ब्रिटिश एम्पायर टूटी तो कितने मुल्क निकले हैं? एक हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान, बस। देखिए बरतानवी एम्पायर जो है, ब्रिटिश एम्पायर, वो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ी एम्पायर है, बहुत बड़ी एम्पायर है वो। फिर आती है मंगोल एम्पायर और फिर पाकिस्तानी एम्पायर आती हैं। लेकिन आप बस ये देख ले कि ब्रिटिश एम्पायर के टूटने से कितने नए ममालिक बने। एक इंडिया बना, दूसरा पाकिस्तान बना, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, और बाकी जो 2 बच्चे हैं वो आपकी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो उधर अभी तक वहाँ पे मलका बरतानिया का राज है। साउथ अफ्रीका पे भी कब्जा किया, 8वां मुल्क, और सेंट्रल एशिया के कोई 4-5 ममालिक है, 12 ममालिक हैं। लेकिन यूएसएसआर टूटी, 15 नए ममालिक बने। लेकिन जब ये सल्तनत उस्मानिया टूटी, खिलाफत उस्मानिया, तो 40 नए ममालिक वजूद में आए। तो 40 नए ममालिक वजूद में आना कोई छोटी बात है। तो तुर्की भरपूर कोशिश करना चाहता है कि वो इन सारे इलाकों पे अपनी रिट कायम करें। और देखें एक तुर्की के अंदर, मतलब 19वीं सदी के अंदर आते आते जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो उनके अंदर एरोगेंस आ गया था, गुरूर, तकब्बुर आया। मेरे हाल से 400-500 साल हजाज़े मुक़द्दस, मतलब मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा को कंबाइन करके हजाज़े मुक़द्दस कहा जाता है। हजाज़े मुक़द्दस की उन्होंने तकरीबन 400-500 साल तक इन्होंने हुकूमत कायम की। वो बाद में ये आले सऊद आए और उन्होंने फिर अपनी कायम की तुर्की। अब आप देखें ना, जो लोग हज करने जाते हैं उनको पता होगा कि यार ये लोग हैं, ये तुर्की के लोग हैं, तुर्किश लोग हैं। इनकी ना अगर कोई इनके पास कभी खा रहे हो, इनके पास दुआएं सुना कर ये एक ही दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तुर्की को वापस एक अजीम सल्तनत बना दे और हमें वापस अपने हिजाज़ मुक़द्दस पे हमें कंट्रोल देते। क्योंकि हर मुस्लिम कंट्री चाहता है कि वो हिजाज़ मुक़द्दस पे अपनी साख कायम कर सके और अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वहाँ पे मुसल्लत करे। ये हर मुस्लिम कंट्री चाहता है। तो तुर्की चाहता है कि उसके पास इतनी बड़ी, अब देखिए नेटो में अमेरिका के बाद तुर्की की सबसे बड़ी फौज है, सेकंड। तुर्की की एक इस्लामिक दुनिया में दूसरी ताकतवर तरीन फौज है। तुर्की के हरीफ कौन कौन से हैं? तुर्की के हरीफ में चीन, रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया, जर्मनी, कतर और आपका वस्ती एशिया आता है, और द वन एंड ओनली मोस्ट पाकिस्तान। लोग कहते हैं कि ये तुर्की अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को यूज करेगा। मैं आपको बात, पाकिस्तान तो जब खिलाफत उस्मानिया टूटी थी पाकिस्तान था नहीं, लेकिन यहाँ के मुसलमान तो थे ना। कायद-ए-आज़म की क्या मौक़िफ़ था? हम बड़े सकीर के मुसलमान इकट्ठे हो, हम नई रियासत बनाते हैं जहाँ पे हम नमाजें सारे अपना इस्लामिक लॉस को अप्लाई कर सकें। तो आप समझ लें उस वक्त का पाकिस्तान या उस वक्त के मुसलमान भी एक किस्म के पाकिस्तानी हुए। तो उस वक़्त के मुसलमानों ने जब उनके पास बरतानिया उन पे जुल्म सितम के पहाड़ों से तोड़ दिए, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, खुद तरफ के मारे, लेकिन खुद पता नहीं कैसे पैसा जमा कर करके तुर्कों को दिए। और ना सिर्फ पैसे दिए, खाना दिया, जियाद दी, बल्कि खुद चले गए लड़ने के लिए। इतने लोग बड़े सगीर से तुर्की गए, लेकिन उस टाइम तुर्की इतना कमज़ोर हो गया था कि शिकस्त उसके सामने आती। इटली ने कब्जा किया, फ्रांस ने,
इंग्लैंड ने, लेकिन उधर जर्मनी जो था, जो उस टाइम ताकतवर था, जंगी जुनून उसके ऊपर सवार था, तुर्की के साथ आ गया। तुर्की के हर जाओ सारे पावरफुल। चीन के पास न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, 2 न्यूक्लियर पावर, फिर रूस 3 न्यूक्लियर पावर मुल्क उसके दोस्त है, फिर इंडिया से भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उसकी जो रूस, चीन और पाकिस्तान, इससे बड़े अच्छे उसके ताल्लुकात। तुर्की ने अपना पूरा बैकअप बनाया हुआ है, पाकिस्तान, रूस और चीन। देखें, चीन नई सुपर पावर है, रशिया पुरानी सुपर पावर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। और ये जो आगे आने वाला टाइम है, यही 4-5 मुल्क संभालेंगे। ओवरऑल तो चीन संभालेगा, रशिया चीन के साथ होगा एब्सोल्युटली। जापान के ऊपर शायद, अगर देखें जैसे उसने ईरान पे सैंक्शन से लगाई अमेरिका ने, मैक्सिको पे भी उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरे हालात कायम किए हुए हैं, अफगानिस्तान को भी उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेबलाइज किया हुआ है। अगर जापान के ताल्लुका चीन से नहीं बनते, अल्लाह ना करे चीन जापान में सैंक्शन से लगा देगा, ये आगे आने वाली सदी जो है ये 360 डिग्री घूमेगी। और ये जो कोरोना वायरस आया है, इसने वाकई दुनिया को 360 डिग्री घुमा दी। दुनिया पहले जहाँ खड़ी थी अब वो वहाँ पे नहीं खड़ी। पहले हुकूमत पैसा बना के चली जाती थी, अब पैसा खर्च करो तो बचे रहोगे। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं और तुर्की की जंग सिर्फ सऊदी अरब के साथ है, क्योंकि दोनों मुल्कों को एक आंख नहीं भाते। और पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके अब किसी मुस्लिम कंट्री से फड्डा नहीं है। ये एक बहुत, क्योंकि हमारे वहाँ पे नौजवान और वहाँ के जो बाकी जो बड़े सकीर से गए थे मुसलमान, वो वहाँ पे जाके शहीद हुए, उनकी कब्रें भी बल्कि उधर है, इजमीर तुर्की है, अंकारा और ये इधर इस्तांबुल जो कुस्तुनतुनिया था कभी, यहाँ पे इनकी कब्रें भी हैं। ये वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से तुर्की पाकिस्तानियों को एक इज्जत की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी वैल्यू है। और मैं आपको एक बात बता चलूँ, 2019 के बाद से पाकिस्तान दुनिया के कई वर्ल्ड पॉलिटिक्स चीज़ों में जो दुनियावी पॉलिटिक्स होती है उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। और एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, नाम है पूरा नाम मेरे जहन से निकल गया, तो उन्होंने कहा था, बहुत पुरानी वीडियो क्लिप है, ब्लैक एंड वाइट में थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा दुनिया में कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान का सिक्का मानेगी, मतलब पाकिस्तान की धात बन जाएगी। पाकिस्तान का हर एक लफ्ज़ दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट होगा। लग करे ये वक्त है और लग भी रहा है, क्योंकि देखिए दुनिया के इस टाइम जितने भी बड़े ममालिक हैं वो सारे आपके पाकिस्तान के साथ हैं। तुर्की, रूस, चीन, फिर आपका यूरोपीय यूनियन भी उतार चढ़ा हुआ है पाकिस्तान से। देखें, पाकिस्तान दुनिया का मेरे ख्याल से वो वाहिद मुल्क है जो कहता है कि यार अमन, जंग नहीं, अमन, प्यार, मोहब्बत। हमने हिंदुस्तान को भी कहा आप जंग लड़ना चाहते हैं, हम हाथे हैं, आपने दोस्ती करनी है, हम खुद आएंगे आपके पास दोस्ती का पैगाम लेने। दिहाई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिहाई होगी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अब देखें जो बाइडन इलेक्शन अब 2021 में वो मुल्क के सदर बनेंगे, क्या पता अमेरिका में 2-2 लाख की जो अमवातें हो रही है कोरोना वायरस से, क्या पता ख़त्म बिल्कुल अमेरिका का जो, आप बस रिपोर्ट पढ़ लिया करें, डेली बेसिस पे अमेरिका का जो स्टेटस है वो नीचे गिरा सुपर पावर का, ख़त्म। और सुपर पावर जो एक मुल्क है जो कि अमेरिका को आंख दिखा सकता है वो एक चीन है, और जो एक वाहिद मुल्क रूस है जो कि अमेरिका को तबाह कर सकता है। आप देखें, हैकर हो रूसी हैकर, ट्रेड पे कोई मामला हो चाइना ने किया, तो अमेरिका इस टाइम पूरा फंस चुका है। और ये मैं बताता हूँ, पाकिस्तान ने एक फेंटी खाई थी अमेरिका से, जो कहते हैं ना पाक अमेरिकी ताल्लुकात जो थे, उसमें मैं बताता हूँ क्या हुआ। पाक अमेरिकी ताल्लुकात जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने किया था, मिस्टर लियाकत अली खान ने, ये गलती थी, ये दुनिया की बहुत बड़ी गलती थी कि हमने अपना सारा इंसार, वो जो 4100 किलोमीटर दूर अमेरिका बैठा हुआ, हमने उस पर सारा इंसार कर लिया। और अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, चीन से फटा लिया हुआ था, उस दिन पाकिस्तान चीन की दोस्ती कोई इतनी नहीं थी ही नहीं, बल्कि इंडिया चीन की दोस्ती थी, हिंद चीनी भाई भाई का, ये नेहरू ने चलाई थी एक मुहिम हिंद चीनी भाई भाई के नाम से, और पाकिस्तान ने वो 4 लाख किलोमीटर दूर एक आदमी से दोस्ती की हुई थी अमेरिका से। अब और मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने यूएसएसआर को तोड़ा। रशिया इस बात को तस्लीम करता है। और ये जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का सिक्का माना जाएगा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान अपनी धात बिठाएगा, वो एक तो अपनी मुश्किल से बिठाएगा क्योंकि आगे आने वाला साल ही पाकिस्तान एशिया का है। दूसरा, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है। दुनिया ने देख लिया कि ये कौम अनएक्सपेक्टेड है, इसकी क्रिकेट टीम में अनएक्सपेक्टेड है, इसका हर एक शेर ही अनएक्सपेक्टेड है। अफगानिस्तान में जो जंग थी वो पाकिस्तान ने रुकवाई अमेरिका से। अमेरिका हमारे तरले मिलते कह रहा था कि भाई तुम इसके प्लेयर हो, अफगानिस्तान को रोको, ये हम हरा देगा। मैं 1980 में सोवियत रूस को तोड़ना था, और सोवियत, अभी हम कहते हैं कि रशिया 12% है दुनिया का, उस टाइम को 15-18% था। कैसे? सोवियत रूस का रकबा पता कितना है? सोवियत रूस रशिया से स्टार्ट होता है, और ताजिकिस्तान जिसका बॉर्डर गिलगित बल्तिस्तान के टॉप से मिलता है,
वहां तक था रशिया, और आर्मीनिया अजरबैजान जो कि तुर्की से मिलते हैं वहां तक था सोवियत रूस। इतना बड़ा सोवियत रूस, मतलब आधा हिस्सा तो सोवियत रूस था। पाकिस्तान के आगे बड़ा फ्यूचर ब्राइट है, और ये आगे जो 10 साल होंगे ये तबाहकुन साल होंगे। अब सिचुएशन डिफिकल्ट है। अब इंडिया ने अमेरिका को अपना दोस्त बनाया हुआ है, पाकिस्तान ने चीन को अपना दोस्त बनाया हुआ है, और अब तो रूस भी पाकिस्तान के अंडर आ चुका है। वो भी पाकिस्तान से काफी मुतासिर है, और दुनिया अगर एक साल अगर अमन से दुनिया चल गई ना, मजा आ जाएगा, दुनिया पुरस्कून हो जाएगी। ये जंगी ये खत्म। आपको शायद याद हो 2016 में तुर्की में फौज आ गई। फौज ने मतलब आप समझ लें कि अगर वहां पे तुर्किश कौम ना होती, तुर्की में मार्शल लॉ लग सकता था। ये तुर्कियों की हिम्मत है कि जिसकी वजह से उन्होंने मार्शल लॉ बचाया, उन्होंने डेमोक्रेसी को। और मैंने अपनी लाइफ में और जितना मैंने सुना है, मैंने रजब तैयब अर्दोगान दुनिया का वो पहला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या आप समझ लें मुल्क का हुक्मरान है जिसके दौरे हुकूमत में उसकी कौम ने उसका साथ दिया। उसको पता चल गया था कि फौज आ गई है, अच्छा था उसे, लेकिन उसकी कौम ने उसका साथ दिया। कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि कौम ने डेमोक्रेसी का साथ दिया हो, बहुत कम ऐसा होता है। और रजब तैयब अर्दोगान नंबर 1 है। और ये मैं बताऊँ, ये अमेरिका की वजह से हुआ। ये तो तुर्की और अमेरिका जो है ना, अमेरिका ने तुर्की को बैंड बजा के रख दी थी। वो चाहता, क्योंकि पीछे 7 साल रह गए थे, उसको पता था इस 7 साल में हमने तुर्की को ख़त्म कर देना है, ये जो इतना सा है इसको भी कर देना है। लेकिन वहाँ पे तुर्किश फौज आ गई, उसने बगावत कर ली, और उनका जो मीडिया था BBC, वो हैरान परेशान, उनके रोकटे खड़े हो गए कि ये कैसे कर गई ये तुर्किश को। अब रजब तैयब अर्दोगान जो है वो मुसलमान की तरफ लेके आए। उन्होंने कुरान की तालीमात को कब से इंट्रोड्यूस करवाया है। लोग कुरान पाक भी पढ़ते हैं, नमाज भी बहुत ज़्यादा वो पढ़ना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि देखिए एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि पिछले 80 साल से चलता आ रहा था, ईसाईयत का कानून, वेस्टर्न कल्चर, उसको रजब तैयब अर्दोगान ने 20 साल लगा के हल्का किया है। और अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी है, लेकिन ना उस मेयार पे नहीं था जैसे पहले कभी हुआ करता था। रजब तैयब अर्दोगान का सबसे बड़ा कारनामा ये जो इन्होंने ड्रामा सीरियल बनाई है, ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी, पूरी दुनिया के मुसलमानों को यकजा कर दिया। और मुझे शर्म आती है कहते हुए कि जिन मुस्लिम ममालिक में आज भी राज है, राजकुमारी वाला राज है, बादशाहत है, वहाँ नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि उनको पता है कि हमने ये दिखा दिया हमारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये ड्रामा सीरीज ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मकबूल हुई है, और ये रिकॉर्ड है। तो क्या है इस ड्रामे में? कुछ भी नहीं, बस तलवारें, जंग, और ये बल्कि जो तलवारें घोड़े हैं, आजकल हर बंदे को तलवारों का शौक चढ़ गया है, घोड़ों का शौक चढ़ गया है। इस ड्रामे ने सकाफत दिखाई है, इसने पूरी औरत को दिखाया, औरत क्या होती है, माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, भाई क्या होता है, मियाँ बीवी। इस ड्रामे ने पूरा इस्लामिक स्ट्रक्चर दिखाया कि ये है, और भाई दिखाया कि जो तुम थे आज तुम वो नहीं हो, तुम भूल चुके हो अपने आप को। अरबों ने भी जब बनाई थी वो भी सुपर हिट, उस पर भी हम देखें क्या होता है, उस पर भी अगर ड्रामा आता है तो देखेंगे किस तरह अरबों ने दुनिया को फतह किया और किस तरह अरब दुनिया के सुपर पावर बने रहे। इस टाइम दुनिया के 2 या 3 ऐसे हैं जो कि मुस्लिम लीडर हैं। एक तो अर्दोगान नंबर 1, दूसरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तीसरे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद। आपको शायद याद हो कि जब इमरान खान यूएन गए थे, वहाँ पे इनकी मुलाकात महातिर मोहम्मद और अर्दोगान से हुई थी। तब इनकी जो एक छोटी सी गुफ्तगू हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम एक मुस्लिम चैनल बनाएंगे। मुस्लिम चैनल आज अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देखें अब तो सूरत हाल बिल्कुल पुट्ठी हो गई है, तो अब तो होना ही नामुमकिन हो गया अभी। अल्लाह करे ये बने। और मैं आपको एक बात बताऊं, यही 3 लीडर्स हैं जो कि मुस्लिम वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान को मुसलमानों में लीड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जंगी वसाइल हैं और अनरिस्पेक्टेड कौम है, न्यूक्लियर मिसाइल है, एक मिली जुली कौम है। ये पाकिस्तान है वो वाहिद जो कि इस्लाम का गहवारा कह लें, गढ़ कह लें, क्योंकि आपको मजहब से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग भी इधर मिलेंगे, मजहब से अकीदत रखने वाले लोग भी इधर ही मिलेंगे। मतलब आप समझ लें कि ये, और इस मुल्क का एक और चीज मैं आपको साइड फैक्टर बताता हूँ, एक मदीना की रियासत वाहिद जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनी। उसके बाद कोई भी ऐसी रियासत नहीं बनी जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे आई। 1400 साल बाद कहीं जाके पाकिस्तान नामी एक रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पे बनी। इतने पाकिस्तान के बाद भी इतने मुस्लिम कंट्रीज वजूद में आए। बांग्लादेश ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पे नहीं आया, वस्ते एशिया वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पे नहीं आया, अजरबैजान भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे नहीं आया, तुर्की भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे नहीं आया।
ये दो वो वाहिद रियासतें हैं, एक मदीना की रियासत, एक पाकिस्तानी रियासत। ये दो वाहिद रियासत जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे आई है। हम ये देख रहे हैं कि अब ये प्राइसेस गिरती जा रही हैं, तेल की प्राइस हो। देखिए अब कौन तेल पे निसार करेगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, अनएक्सपेक्टेड वेदर्स है इतने, और जब एक जहाँ जहाँ नॉर्मल सर्दी पड़नी थी वहाँ पे अन्नीवा सर्दी पड़ रही है। इस्लामाबाद में मनफी पे टेम्परेचर चला जाता है। लाहौर में रात को पिछले साल 0 पे चला गया टेम्परेचर, 10 तक था। लाहौर में इतना नहीं होता। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये एक जंगी सी कैफियत बनी हुई है। और देख रहे हैं अरबों के आगे तबाही ही है। और वो जो अमेरिका भी सिर्फ अरब को ये तेल की वजह से देखता है, वरना अरब तो पहले से तबाह थे। अमेरिका ने उसको बचा के रखा, और जब जब अरबों में तबाही आई वो ख़त्म। आगे आने वाली जो दहाई होगी वो काफ़ी टफ दहाई होगी। अभी तो हमें यही नहीं, ये तो एक मैंने तज्जिया किया है जो दुनिया की सूरत हाल में देख रहा हूँ, सारी पॉलिटिकल एनालिसिस मैंने की, टाइम ही काफ़ी लगा मुझे कि ये क्या चीज़ है, वरना मैंने से पॉइंट्स लिखे हुए थे। देखो मेरे भाई, अभी हमें यही नहीं पता कि ये कोरोना वायरस इसकी कितनी फेज़ है। सेकेंड फेज़ आई हुई और ये फर्स्ट फेज से काफ़ी ज़्यादा टफ है। अमेरिका में हर दिन 3000 अमवातें और 2 लाख केसेस है। पता नहीं सच है कि झूठ, अल्लाह आलम, लेकिन जो हकायक है वो तो सच है। सेकेंडली, ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया है ये फ्यूचर की बातें हैं। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि 100% सच है जो भी मैंने कहा है। अल्लाह करे 100% सच साबित हो, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं कौन सा कोई माहिर नजूमी बैठा हूँ या मुझे कौन सी बशारतें हो रही हैं। मैंने बस एक इतनी सी उम्र में कितना सा तज्जिया कर सकता हूँ, 17 साल की उम्र मेरी बात है, मैं कितना सा तज्जिया कर सकता हूँ बताएं। तो अपने दिमाग के लिहाज से जितनी मुझसे हो सकती है मैंने की। तो अगर आपकी मेरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।